हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हमारा सर्कल और स्ट्रेट लाइन का जो प्रैक्टिस क्लास चल रहा है उसका 13th क्लास है। हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं? क्लास 12 में हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग 71 से 75 तक क्वेश्चन करेंगे एज़ यूजुअल। जैसे हम लोग 4 से 5 सवाल हर क्लास में कर रहे हैं, तो आज भी हम लोग 5 सवाल करेंगे 71 से 75। ओके, जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूँ कि जो हमारा ये क्लास है ये सर्कल और स्ट्रेट लाइन का हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसका हमारा क्लास नंबर आज 13th होगा। इससे पहले 12 क्लास आ चुका है। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है जर्नी ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, उसमें क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 12 तक में हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है, उन्हीं को यूज़फुल होगा जो स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ चुके हैं और ड्रॉप ईयर में हैं, ठीक है ना, जो जेई मेन के लिए ड्रॉप वगैरह लिए हैं, तो उनके प्रैक्टिस के लिए ये सवाल आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से। तो क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में है 3 स्ट्रेट लाइन है और ये तीनों स्ट्रेट लाइन क्या दिया हुआ है? कॉन्करेंट दिया हुआ है। तो एक चौथा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और उसके बारे में पूछ रहा है वो इन 4 ऑप्शन से किस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, ये सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में है इफ़ द स्ट्रेट लाइन, देखो पहला स्ट्रेट लाइन ये है, एंड इफ़ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, ये 3 जो अंडरलाइन किया हूँ ये 3 स्ट्रेट लाइन है, क्या है? कॉन्करेंट है। ये तीनों स्ट्रेट लाइन क्या है? कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट से पास करना। जैसे लेट से मान लो ये अपना स्ट्रेट लाइन L1 है, इसको मान लो L2 है और इसको मान लो L3 है। तो ये तीनों स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब कॉन्करेंट है ना। तो ये 3 दिए गए लाइन कॉन्करेंट है। तो क्वेश्चन में है देन द स्ट्रेट लाइन 5x + 2y = 1 पासिस थ्रू द पॉइंट। तो ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से। तो देखो इन 4 गिवन पॉइंट में से, तो अगर हम लोगों को ये चारों पॉइंट पता होता एक्चुअली में क्या है, मतलब क्या है का मतलब a और b का न्यूमेरिकल वैल्यू पता होता, तो हम 1 बाय 1 इसमें रख लेते हैं। जिस स्ट्रेट लाइन के बारे में पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 1 बाय 1 रख लेते हैं। यहाँ तो a और b का न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं है, तो a और b का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो a और b का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। इट मीन्स हमें 2 अननोन है, a और b 2 अननोन है, तो 2 इन्फॉर्मेशन सवाल में होना चाहिए, 2 इक्वेशन बनना चाहिए सवाल से। लेकिन सवाल में ना एक ही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है किसका? कॉन्करेंट का। देखो है ना, कॉन्करेंट का कि 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइन है और वो क्या है? कॉन्करेंट है। तो कैसे निकालेंगे? a और b 2 अननोन है और एक ही इन्फॉर्मेशन है, तो भी बताते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ इस क्लास में कि मतलब जो भी अपना सीरीज चल रहा है स्ट्रेट लाइन और सर्कल का, कि अगर हमें जितने नंबर ऑफ़ अननोन होते हैं उतने नंबर ऑफ़ इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, या उतने नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन ढूंढो सवाल में। तो यहाँ पे ढूंढने पे बस एक ही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमें, किसका वाला? कॉन्करेंट वाला, है ना। तो देखो कैसे करेंगे फिर इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अगर 3 स्ट्रेट लाइन कॉन्करेंट होता है ना, तो क्या कंडीशन होता है वो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है a1x b1y + c1 = 0, ठीक है। एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है a2x + b2y + c2 = 0, और एक तीसरा स्ट्रेट लाइन है a3x b3y + c3 = 0। ये 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइन में लिखा, कौन से फॉर्म में? जनरल इक्वेशन। 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइन का क्या है? ये जनरल इक्वेशन है। और अगर ये तीनों L1, L2 और L3 कॉन्करेंट होगा, ठीक है, एक ही पॉइंट से जाएगा, तो जो यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट टर्म होता है, उनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसका क्या आएगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगा। ये ध्यान रखना, नोट करके लिख लो। इफ़ लाइन दिस आर कॉन्करेंट देन ये होना चाहिए। अब ये कैसे आया वो हमारा मुद्दा नहीं है, अभी याद रख लो, ठीक है। ये थ्योरी के क्लास में समझाते हैं कि ये कैसे आता है, ठीक है। ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है। कैसे होता है अभी तो नहीं, हम लोग का अभी ये मुद्दा नहीं है, अभी ये मुद्दा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट करके ये रट लो अगर नहीं पता है तो। ओके, तो यही कंसेप्ट इन तीनों स्ट्रेट लाइन में लगाएंगे। तो यहाँ पे एक ही इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे तो हमें a और b में एक रिलेशन मिलेगा, है ना। तो इसको पहले नोट करके लिखो, फिर ये यूज़ करेंगे, ये वाला कंसेप्ट लिखिए पहले इसको, फिर मैं मिटा दूंगा, ठीक है। लिख लिए। 3 स्ट्रेट लाइन अगर कॉन्करेंट होते हैं तो किस कंडीशन को फॉलो करता है, उसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पे
अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तीनों स्ट्रेट लाइन क्या क्या है, पहला स्ट्रेट लाइन L1 क्या है अपने पास, L1 है x प्लस 2y। देखो जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको भी LHS में ले आओ, जैसे यहाँ पे 9 है तो इसको LHS में ले आओ, ये क्या हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। L2 क्या है, L2 है 3x माइनस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। और L3 क्या है ax प्लस by माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना एक अच्छा कंसेप्ट सोचने का तरीका इस सवाल से बताएंगे, जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन से क्या सीखेंगे वो अभी पता चलेगा। ये क्वेश्चन क्यों लेके यहाँ पे मैं आया हूँ, ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, देखो तो यहाँ से एक कंसेप्ट तो इसलिए बता रहे थे कि अगर 3 स्ट्रेट लाइन कॉन्करेंट होता है तो कंडीशन क्या होता है, ये अपना रिवाइज हो गया है ना। तो यहाँ से जो हमारा क्या होगा, x का कोफिशिएंट लाइन 1 में क्या है 1, y का 2 और कॉन्स्टेंट टर्म -9, 3 -5 -5 a b -1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0 को इक्वल होगा। तो देखो 1 लिया मैं तो ढक दिए इसको, क्या अगर हम 1 को ले रहे हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऐसे ही फाइंड आउट होता है ना। तो ये -5 इंटू -1 5 + 5b हो जाएगा। ठीक है ना, और ये माइनस होता है तो -5b, एक और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 ये हो गया -3 + 5a। ठीक है, -9 3b + 5a इक्वल टू 0। आई बात समझ में। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, ए और बी में एक रिलेशन मिलेगा, देखना उस रिलेशन का कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, देखते जाओ। तो यहाँ से 5 + 5b हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का मल्टीप्लाई करो, -2 -3 + 6 -2 + 5a -10a -27b और -45a इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से -10 ये हो जाएगा -55a। ठीक है, और ये माइनस ऑफ ये क्या देगा, देखिए हाँ -22b, देखो +5b -27b, माइनस का 22b देगा। ठीक है, 5 6 11 +11 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करो -11 कॉमन ले लो, तो -11 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 5a + 2b -1 इक्वल टू 0। 11 को RHS में भेज दो तो अपने को क्या मिल गया 5a + 2b -1 इक्वल टू 0। ये लिखो, ये भी लिख सकते हो, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये अपने पास आ गया 5a + 2b इक्वल टू 1। ठीक है, तो a और b में एक रिलेशन आ गया। अगर a और b में एक और रिलेशन यहाँ पे हम बना पाते तो उनको सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a और b का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता यहाँ। तो यहाँ पे ना मान लो a2 आ गया, b3 आ गया, तो ये हो जाता ऑप्शन ए 2, -3 है ना, -2, 3 इस टाइप से बन जाता। उसके बाद हम 1 बाय 1 इसमें रख देते हैं, जिस स्ट्रेट लाइन से पास करवाने के लिए पूछ रहा है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है ना, ये एक रिलेशन मिला है। अब ध्यान से देखना, पूछ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन इन चारों ऑप्शन में किससे पास कर रहा है। तो जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 5x + 2y इक्वल टू 1, यही है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसके बारे में पूछ रहा है कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। तो जिस भी पॉइंट से पास करेगा, अगर हम इस पॉइंट को रखेंगे तो ये 5a और b का वैल्यू, y का वैल्यू का -2b इक्वल टू 1। क्या ये LHS इक्वल टू RHS है? नहीं पता, कैसे बता सकते हैं, है ना। a और b का वैल्यू पता नहीं है। 1 बाय 1 हर ऑप्शन को रखोगे, जैसे मान लो ये ऑप्शन ए से आया, ऑप्शन ए से ऐसा रिलेशन बन रहा है, ऑप्शन बी से क्या रिलेशन बन रहा है -5a + 2b इक्वल टू 1, ऑप्शन सी से क्या रिलेशन बन रहा है 5a + 2b इक्वल टू 1, और ऑप्शन डी से क्या रिलेशन बन रहा है -5a - 2b इक्वल टू 1, है ना। अब ये चार जो रिलेशन बन रहा है बच्चों,
कि इन चारों में कौन सा रिलेशन सही है, हम कैसे बता सकते हैं LHS इक्वल टू RHS है, वो हम यहाँ से बता सकते हैं। देखो अभी हम एक रिलेशन बनाए हैं 5a + 2b इक्वल टू 1 होगा। क्या ये रिलेशन सही है? बिल्कुल सही है। क्या ये 100% सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ था 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइन कॉन्करेंट था, तो उस कॉन्करेंसी का जब हम कंडीशन लगाएं तो हमें एक ये रिलेशन बना, मतलब 5a + 2b 1 के इक्वल होता है ना। क्या 5a - 2b इक्वल टू 1 के इक्वल होगा? नहीं होगा, या नहीं होगा या नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कौन सा रिलेशन सही है? ये वाला सी वाला रिलेशन गलत है, ए सही है, रिलेशन ए गलत है, रिलेशन बी गलत है, रिलेशन सी सही है, रिलेशन डी भी गलत है, एक बस रिलेशन बी सही है। इसको हम कहाँ से कह पा रहे हैं? हम लोग जो प्रीवियस रिलेशन फाइंड आउट किए हैं और बी में, वहाँ से कह रहे हैं कि हाँ ये जो 5a + 2b इक्वल टू 1 होगा ये ट्रू है इस सवाल के लिए। और जब हम इन चारों पॉइंट को रखें, हम इस क्वेश्चन में जिस स्ट्रेट लाइन से पास करवाना था, पास करा था, जिस पॉइंट को देखना था कि इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, 1 बाय 1 मैं चारों ऑप्शन को रखा, तो वो रिलेशन इस पॉइंट सी के वजह से ये रिलेशन क्रिएट हो रहा है। समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या सिखाना था? इस क्वेश्चन में ये सिखाया ए और बी तो डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं हुआ, लेकिन ए और बी में एक रिलेशन बन गया, वो रिलेशन होल्ड ट्रू है इस क्वेश्चन के लिए। और उसके बाद 1 बाय 1 इन चारों ऑप्शन को रख के ए और बी में रिलेशन निकाले, देखें कि दोनों रिलेशन कहाँ से सेम आ रहा है, ठीक है ना, किस ऑप्शन के लिए? ऑप्शन सी के लिए। समझ में आया? ये था इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा समझाने का। तो क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। आंसर इसका क्या है? सी फॉर कैट इज़ द करेक्ट आंसर। लिखिए, अगर देखो जो समझाए हैं एज ए नोट चाहो तो लिख भी लेना, ठीक है ना, नोट करके कि क्यों ये ऑप्शन हो रहा है सही। अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जो भी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अब 72 करते हैं, लिखिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 है ना। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, यहाँ से हम लोग को फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में रिवाइज हो जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ओके, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो दो दिए गए स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। कहने का मतलब ये कह रहा है सवाल में कि अगर मान लो L1 है, पहले वाले को L1 मान लो, क्या है x - y + 1 = 0, और सेकेंड स्ट्रेट लाइन क्या है 3x + y - 5 = 0। इन दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरा लाइन जा रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा लाइन पास करता है, जैसे ये L1 है, ये L2 है, और अगर हम मान लेते हैं ये L है ना, L क्या है, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो जो L का इक्वेशन हो जाएगा, L1 + λ L2। ये जो लैम्डा है ना, कोई भी रियल नंबर है, चाहे ये L2 + λ L1 भी हो सकता है या L1 + λ L2 भी हो सकता है। लैम्डा क्या है, बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। यही लैम्डा निकालने के लिए देखो L का इक्वेशन तो यही होगा, बस यही नहीं लिखेंगे हम लोग को, यहाँ पे ना L का लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। लैम्डा का वैल्यू के लिए कोई ना कोई अलग से इन्फॉर्मेशन सवाल में दिया रहता है, ठीक है ना। तो ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है कि किसी भी दो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले तीसरे लाइन का जो इक्वेशन होता है वो L1 + λ L2 होता है ना। जो दो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, L1 और L2 दिया हुआ है, इनके अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई तीसरा लाइन पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, L1 + λ L2 = 0। ऐसा आप लोग को पता होगा, है ना। तो अब देखो लैम्डा निकालते हैं यहाँ से, यहाँ तक तो सवाल यूज हो गया। फिर लिखा हुआ है एंड आर परपेंडिकुलर टू एनी वन ऑफ दैम। एनी वन ऑफ दैम का मतलब है कि ये जो L है, या तो ये जो लाइन L है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, या तो वो L1 पे परपेंडिकुलर होगा या L2 पे परपेंडिकुलर होगा। L1 पे जब परपेंडिकुलर होगा उस समय लैम्डा का वैल्यू कुछ मिलेगा, L2 पे जब परपेंडिकुलर होगा उस समय लैम्डा का वैल्यू कुछ मिलेगा, ठीक है ना। दो अलग अलग कंडीशन यहाँ निकालेंगे, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन होगा, वो दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, दो अलग अलग इक्वेशन मिलेगा। देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, L1 और लैम्डा L2 अप्लाई कर देते हैं। L1 क्या है, लैम्डा किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, L2 में भी, किसी एक में बस करना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे L2 में किए हुए हैं। L1 को एज इट इज़ लिख दो, x ये लिख दिए, प्लस लैम्डा
L क्या है, L2 क्या है 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। इसको अब जनरल इक्वेशन में बना लो, x को कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, देखो 3 लैम्डा x होगा तो x कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे x 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या है 3 लैम्डा, x कॉमन आ गया, -1 प्लस लैम्डा y और 1 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0, यही होगा ना। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है, ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, L का इक्वेशन है, ठीक है। अब अलग अलग कंडीशन लगाते हैं, ये हमारा क्या है, यही L है। इफ़ हम मान लेते हैं इफ़ रिक्वायर्ड लाइन, REQ का मतलब है रिक्वायर्ड, ठीक है। इफ़ रिक्वायर्ड लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू L1, ये परपेंडिकुलर का साइन है, उल्टा टी किसका साइन होता है, परपेंडिकुलर का होता है। तो इफ़ रिक्वायर्ड लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू L1, यहाँ पे R भी लगा देते हैं, परपेंडिकुलर टू L1, अगर L1 पे परपेंडिकुलर होगा तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का मल्टीपल क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो सुनो फिर एक चीज़ रिवाइज करवा रहा हूँ, देखो अगर कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इसका अगर स्लोप पूछेगा तो हो जाएगा a बाई बी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद माइनस साइन, एक माइनस लगा देना है, ठीक है। अगर कोई लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म में लिखा है और उसका अगर स्लोप पूछे तो क्या करता है, -a बाई बी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो अगर रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू L1 है तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप और जो L1 है उसका स्लोप, जो L1 है उसका स्लोप और जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप का मल्टीपल क्या होगा, -1 के इक्वल सॉरी। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विथ क्या, विथ माइनस साइन, ओके, इनटू L1 का स्लोप क्या है, L1 का स्लोप होगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद माइनस साइन, है ना, विद यहाँ माइनस लगा दो, इनटू इक्वल टू -1। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस अंदर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन, अगर माइनस ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू -1। इसको LHS में भेज दो, सॉरी RHS में भेज दो, तो क्या हो गया 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू -1 इंटू 1 माइनस लैम्डा। तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस लैम्डा, ठीक है। -1, इस 1 को RHS में भेजो और लैम्डा को इधर ले आओ, तो 3 लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू -1, 2 लैम्डा इक्वल टू -2, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है ना। अगर मैं इसको इक्वेशन थर्ड मानूँ तो अब क्या करेंगे, यहाँ तक लिख लो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक लिखो। अब क्या करेंगे, पुट लैम्डा इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड, लिखिए फिर वो करते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लो, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, रफ कर दूँ, वीडियो को पॉज करके लिख लो। पुट लैम्डा इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड रिक्वायर्ड लाइन के लिए। सो फॉर रिक्वायर्ड लाइन पुट लैम्डा इक्वल टू -1, कहाँ पे रखना है, इन थर्ड में रख देना है, तो थर्ड में रखो -1, तो लैम्डा का वैल्यू -1, लैम्डा इक्वल टू -1 रखिए। यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 3 इंटू -1 -3x प्लस -1, लैम्डा की जगह पे -1 रखेंगे, -1y प्लस 1 माइनस 5, लैम्डा की जगह पे -1 रखेंगे इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, -2x -2y माइनस माइनस प्लस 5 1 6, यहाँ से -2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। सिर्फ यही आंसर नहीं है, एक और आंसर होगा। ये कब आंसर होगा, रिक्वायर्ड लाइन का आंसर कब होगा, जब रिक्वायर्ड लाइन L1 पे परपेंडिकुलर होगा। अगर रिक्वायर्ड लाइन L2 पे परपेंडिकुलर होगा तो क्या करना है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है डैट क्या होगा, -1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन में ये कर देंगे, ठीक है ना, और इसका स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल रखना, वहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालना, निकल जाएगा लैम्डा का वैल्यू, ठीक है ना, और फिर इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। L1 एक आंसर मैं बता दिया हूँ, दूसरा आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। सिंपल है, तरीका वही है। क्या करना है,
स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इंटू स्लोप ऑफ, अगर अब लिखेंगे अगर इफ़ रिक्वायर्ड लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू L2, क्योंकि सवाल में ये नहीं लिखा हुआ है कि L1 पे परपेंडिकुलर है या L2 पे परपेंडिकुलर टू एनी वन ऑफ देम है। ओके, तो किसी एक पे परपेंडिकुलर है। तो चलिए उसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। L2 पे जब परपेंडिकुलर होगा तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 73 करेंगे, लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, देखो 73 नंबर क्वेश्चन सर्कल का है, सर्कल से सवाल है ये वाला। क्वेश्चन में है द कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल्स, दो अलग अलग सर्कल दिया हुआ है, उसका कॉमन टेंजेंट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। ओके, तो मतलब दो अलग अलग सर्कल हैं, उसका जो कॉमन टेंजेंट होगा वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये 4 पॉइंट में। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास करेगा, उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन चाहिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, टेंजेंट का क्वेश्चन चाहिए, कॉमन टेंजेंट का। तो जब भी कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन को निकालना पड़े, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देख लेते हैं कि सर्कल मतलब किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, कि बाहर है या एक्सटर्नली टच कर रहा है, या इंटरसेक्टिंग है या इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, इसमें 4 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। ओके, इसमें कितने बनेंगे, 3, इसमें 2, इसमें 1, है ना। तो अब हम यहाँ पे चारों में देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा कॉमन टेंजेंट यहाँ पे बन रहा है, मतलब कौन से टाइप का, बाहर है दोनों, या एक्सटर्नली टच कर रहा है, या इंटरसेक्टिंग है, या इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो दोनों का रेडियस निकालना पड़ेगा और सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सर्कल जो है वो लिख लो। पहले वाले सर्कल को S1 मान लो, क्या है ये, x² + y² = 4। इसका सेंटर मान लो C1 है, तो सेंटर इसका क्या है, ओरिजिन है, 0 0 है। रेडियस इसका मान लो R1 है, तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है 2, है ना। 4 है तो इसका रेडियस 2 हो गया। दूसरे वाले सर्कल को S2 मान लो, तो दूसरा वाला सर्कल क्या है, x² + y² + 6x + 8y - 24 = 0। इसका सेंटर कहाँ पे है, -g - f होता है, तो g का वैल्यू बताओ क्या होगा, g का वैल्यू 3 है, तो -3, f का वैल्यू क्या है, 4 है, y के कोफिशिएंट का हाफ होता है f, तो 8 है, तो 8 का हाफ 4 - f, ये C2 हो गया, सर्कल S2 का सेंटर हो गया। और रेडियस क्या है, R2, g² मतलब -3 का स्क्वायर 9 + 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ऑफ c मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है, -24, है ना। तो ये R2 आ रहा है अपने पास 16 9 25, और ये माइनस +24, तो 49 हो जाएगा। R2 आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब क्या करो, सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालो, C1 C2 निकालो। C1 C2 सेंटर के बीच का डिस्टेंस -3 - 0 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। C1 C2 हो रहा है 9 + 16 25 का √ 5, है ना। C1 C2 क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि जो रेडियस का डिफरेंस है ना, वो C1 C2 के इक्वल है। कैसे, मतलब सेंटर के बीच के डिस्टेंस के इक्वल है। रेडियस का डिफरेंस देखो, यहाँ से R1 - R2 का मॉड कितना आ रहा है, 2 - 7 का मॉड आ रहा है 5, और C1 C2 कितना था, देखो C1 C2 मैं ओरली ही देख लिया था, C1 C2 अपना 5 है। तो इसका मतलब ये क्या है, इंटरनली टच कर रहा है, समझ में आ गया होगा। ये सर्कल क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। जब रेडियस का सम सेंटर के बीच का डिस्टेंस के इक्वल होता है तो एक्सटर्नली टच करता है, और रेडियस का डिफरेंस जब सेंटर के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होता है तो क्या करता है, इंटरनली टच करता है। ऐसा ही हम लोग सर्कल में पढ़े हुए हैं। तो कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे, 1, और उस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, जो कॉमन कॉर्ड का होता था S1 - S2, ये क्या होगा, S1 - S2 = 0। ठीक है, एक्सटर्नली टच करता तो इसका भी इक्वेशन S1 - S2 ही होता। ओके, तो यहाँ पे आगे अब तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1। अच्छा, ये हम लोग क्या कर रहे थे इतना देर से, हम लोग बस टेंजेंट सर्कल देख रहे थे कि सर्कल किस टाइप का बन रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है या इंटरनली, या टच ही नहीं कर रहा है ना, या इंटरसेक्टिंग कर रहा है। वो देखने से हमें ये पता चला कि टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगा। अब हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, S1 - S2 मतलब सर्कल इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को सेपरेट कर देंगे।
हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा, एक्स वाई में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा। फिर क्या करेंगे, 1 बाय 1 ऑप्शन को रख के चेक कर लेंगे, है ना। ये मैं रफ कर रहा हूँ, लिख लो जल्दी से, फिर लगाएंगे S1 माइनस S2। लिखो इसको, पॉज करके लिख लो, फिर रफ करता हूँ। चलिए रफ कर दिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, EOT का मतलब है बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, दिस माइनस दिस, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो ये हो जाएगा -6x माइनस 8y माइनस 4 प्लस 24 ना, यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +20 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लो, ठीक है, -2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ गया 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपना टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 ऑप्शन को रख के चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्या आ गया टेंजेंट का इक्वेशन, 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। 1 बाय 1 अब ऑप्शन को रख के चेक करते हैं। ऑप्शन ए रखते हैं, देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एक्स की जगह पे -3 तो -18 प्लस 16 माइनस 10 इक्वल टू 0 हो रहा है क्या, ये दे रहा है अपने को कितना, माइनस नहीं हो रहा, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं कर रहा सेटिस्फाई। ऑप्शन बी पे आ जाओ, 4 माइनस 2 को रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी को रखते हैं 12 माइनस 8 माइनस 10 तो ये हो जाएगा -18 प्लस 12, ये भी 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी को रखो 6 माइनस 2 तो ये हो जाएगा, 6 को रखो एक्स की जगह पे तो ये 18 माइनस 2 को रखो तो -8 माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या ये हो रहा है, हाँ, 18 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18 इक्वल टू 0 ये हो रहा है। ऑप्शन देखो ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन सी पे ही हमारा आंसर आ गया। तो अब आगे नहीं चेक करेंगे, जब भी मोर देन 1 करेक्ट होगा आंसर ऑप्शन में, मतलब कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, तो मैं सवाल देते ही बता दूंगा कि इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी मत चेक करो, समय बचेगा हमारे एग्जाम में, है ना, क्योंकि ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर गया। तो ये जो टेंजेंट होगा हमारा 6, -2 से पास कर रहा होगा। आया समझ में, 73 हो गया। 2 सवाल और आज का क्लास का, लिखो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 74। देखो इस सवाल से हमें ऑर्थो सेंटर का एक कंसेप्ट रिवाइज होगा, ओके। जैसा कि आप लोग जानते हो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, हम लोग लास्ट क्लास में कर भी चुके हैं, सेकेंड लास्ट क्लास या इवन लास्ट क्लास में ही। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना। तो यहाँ पे भी ऑर्थो सेंटर का सवाल है, सवाल में ऑर्थो सेंटर ही पूछ रहा है हम लोगों से। क्या पूछ रहा है, ऑर्थो सेंटर ही पूछ रहा है। तो है, अच्छा ऑप्शन नहीं है सवाल में, है ना, ठीक है। कह रहा फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स दिस एंड दिस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को ना 2 ही इक्वेशन दिख रहा है, 2 इक्वेशन मिलके 3 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखो क्या है, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये लाइंस है, लाइन नहीं, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। एक साथ 2 इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, है ना। x इंटू वाई इक्वल टू 0, एक तो लाइन ये है और एक दूसरा लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये कौन सा लाइन है, ये या तो x इक्वल टू 0 होगा या तो y इक्वल टू 0 होगा, है ना। x इंटू वाई 0 है तो या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, और ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास 3 स्ट्रेट लाइन आ गया। क्या क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। 3 स्ट्रेट लाइन आ गया, मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड्स आ गया। तो अब ट्रायंगल बनाएंगे। तो x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है बच्चों, x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस पे x 0 होता है, और y इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस। x प्लस वाई इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, x को 0 रखो, y का वैल्यू 1, तो ये हो गया। और यहाँ तो मतलब कुछ इस टाइप से ये लाइन गुजरेगा। एक पॉइंट मान लो अगर ये a है 1,0 और ये b क्या होगा 0,1। ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये x एक्सिस है हमारा, तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये है y इक्वल टू 0 और ये है x इक्वल टू 0, है ना। तो ट्रायंगल बन गया हमारा, ट्रायंगल OAB तैयार हो गया। इस ट्रायंगल को ऑर्थो सेंटर निकालना है। अच्छा, x एक्सिस और y एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, अच्छा x एक्सिस और y एक्सिस
एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहाँ पे लाई करता है, तो याद रखना जो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है वो उस वर्टेक्स पे लाई करता है जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस यहाँ पे कहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओरिजिन पे, तो ऑर्थो सेंटर यहीं पे होगा। तो हमारा जो, तो यहाँ पे ना एक चीज़ नोट करके लिख लो कि ये लिख लो कि द ऑर्थो सेंटर ऑफ आर टी का मतलब है राइट, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज एट द वर्टेक्स विच इज़, जो कि POI होता है किसका, पॉइंट ऑफ इंटर, POI का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI विच इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है ना, विच इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस का पॉइंट ऑफ, देखो परपेंडिकुलर लाइन कौन कौन है, OA और OB विच इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस से ज़्यादा अच्छा रहेगा परपेंडिकुलर साइड्स, है ना। OA और OB यहाँ पे परपेंडिकुलर है, OA इज़ परपेंडिकुलर टू OB। सो जो हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑर्थो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, OA और OB का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या है, ओरिजिन है ना। तो ओरिजिन हो जाएगा OO 0 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को क्यों बताया, इस क्वेश्चन को बस ये रिवाइज करवाने के लिए लेके आया मैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है वो कहाँ होता है, 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। अब आज की क्लास का लास्ट सवाल करेंगे, लिख लीजिए इसको। अच्छा एक बात और, यहाँ पे ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस था, है ना। तो x को एक बार 0 रखे, y को 0 रखे, तो ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब दो साइड को, है ना। चलिए 75 करते हैं, अब लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, इस क्वेश्चन से एक फॉर्मूला या एक ट्रिक रिवाइज करवाऊंगा, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर्कल का सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के एक कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है, बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं, उसमें से एक ऐसे कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है जो विच इज़ बाइसेक्टेड एट द पॉइंट -2,4। जो कॉर्ड -2,4 पे क्या हो रहा होगा, बाइसेक्ट हो रहा होगा। ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट ना अंदर होगा सर्कल के, है ना, तभी ना बाइसेक्ट होगा कॉर्ड। तो मान लो ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है। अच्छा सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर है 3,-5 है ना, मेरे साथ बोलो 3,-5 है, समझ में आ गया होगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, का हाफ -3, तो जी का वैल्यू -3 है, तो -g हो जाएगा 3। सेंटर क्या होता है, -g -f। अब देखो कहीं पे भी एक कॉर्ड, मैं ना यू ना बना के कुछ अजीब सा बना रहा हूँ। देखो जैसे ये एक कॉर्ड है, ये ना किसी एक पॉइंट P पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो P मान लो ये वाला जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है उसको पॉइंट P मान लो। तो P पॉइंट क्या है, -2,4। ओके, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दिख रहा है क्या, रुको और थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ये है -2,4, क्या है, -2,4 ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे आके ये पॉइंट, ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है। तो देखो कॉर्ड तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर मुझे एक पॉइंट पता है, एक और पॉइंट निकाल लो या स्लोप निकाल लो, है ना। तो इसका स्लोप निकालना आसान है, कैसे, हम जानते हैं सर्कल के सेंटर से किसी पे कॉर्ड पे डाला हुआ परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर मैं इस सर्कल से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालूं तो 100% जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, जो परपेंडिकुलर का लास्ट पॉइंट होगा, फुट होगा, पैर होगा, वो कहाँ पे लाई करेगा, P पे ही लाई करेगा, है ना। तो उसको तभी बाइसेक्ट करता है। तो अगर मैं स्लोप ऑफ CP निकालूं, m ऑफ CP का क्या मतलब है, ये स्लोप ऑफ CP है, वो क्या हो जाएगा, -5 -4 अपॉन 3 -2, तो ये हो गया -9/5। ये स्लोप ऑफ CP आ गया, है ना। तो कॉर्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, जो कॉर्ड है, अच्छा कॉर्ड AB बना लेते हैं, ठीक है ना। कॉर्ड AB जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, CP पे। सो m ऑफ AB, m ऑफ कॉर्ड AB क्या आ जाएगा, 5/9, बस रिवर्स कर देते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 पहले से
माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +5/9 आ जाएगा। ये कॉर्ड ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड आ गया। तो अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल देते हैं। इक्वेशन, अभी तक देखो समझ में ये नहीं आया सर कि रिवाइज आपने बोला एक ट्रिक रिवाइज कराएंगे, अभी बताता हूँ क्या होगा वो रिवाइज। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड उसको सेकेंड मेथड में बताऊँगा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो गया, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस ऑफ x1। तो ये हो गया 9y माइनस 36 5x प्लस 10। तो आंसर आ गया 5x माइनस 9y, ये प्लस 36 प्लस मतलब 46 आ जाएगा इक्वल टू 0। आया समझ में? एक तो ये तरीका हो गया निकालने का कि क्या किया हम लोग, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाले तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो पी पे ही लाई करेगा उसका फुट। तो इसका मतलब सी पी का स्लोप जो होगा उसका माइनस के साथ रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ए बी का स्लोप आ जाएगा, क्योंकि कॉर्ड और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनता है। स्लोप का रिलेशन निकाल दिए, दो स्ट्रेट लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उसके स्लोप का जो रिलेशन होता है उससे ये 5/9 आ गया। तो फिर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गया। कौन सा फॉर्म लगा दिए, पॉइंट फॉर्म लगा दिए। कौन सा फॉर्म लगाए हम लोग, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये, तो एक तरीका है। देखो एक दूसरा तरीका क्या है कि इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं लिखो तो वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए, बैक करके लिख लो। देखो एक दूसरा तरीका है कि जब भी कभी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पूछे, मतलब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल एस इफ chord bisected at P x1 y1 क्या हो जाता है, t इक्वल टू s1। उम्मीद है t समझ में आ रहा होगा। t क्या होता है, x स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x x1 से, y स्क्वायर को y y1 से, x को x प्लस x1/2 से, सब पता है। और s1 का क्या मतलब है, डायरेक्ट उस पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में रख देना। तो इस ट्रिक से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो t लगा दो, t क्या होगा, x, पहले t x को रिप्लेस करेंगे x x1 से तो -2x हो जाएगा प्लस 4y, y को रिप्लेस करेंगे 4 इंटू वाई से, -6x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 मतलब वो पॉइंट, -2/2, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 प्लस 4/2। अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे -2 था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और -9 ये तो हो गया t इक्वल टू s1 इक्वल टू S1 क्या होगा, सर्कल के इक्वेशन में बस इस पॉइंट को रख दो जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है। कौन सा, यहाँ पे x1 y1 क्या होता है, जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट होता है ना। तो इसको रख दीजिए यहाँ पे सर्कल के इक्वेशन में एज इट इज़। -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 40, -9 है ना। देखने में बस लग रहा है अरे ये लंबा मेथड है, इससे ईजी तो वही था ना, लेकिन ठीक है जान लो ये भी काम आ सकता है कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में। तो ये 2 3 हो गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास -2x प्लस 4y -3x प्लस 6 प्लस 5y प्लस 20 -9 इक्वल टू 16 4 20 60 62 नहीं 20 72 -9, ये -9 कट गया तो यहाँ से आ जाएगा -5x 5 प्लस 4 प्लस 9y है ना, y वाला टर्म ले लिए, और यहाँ से कांस्टेंट 26 -72 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या करो, x वाला टर्म को उधर लेके चले जाओ, 5x -9y सबको उधर लेके चले जाओ, 72 -26 46 है ना, 46 ठीक है, प्लस 46 इक्वल टू प्लस होगा जी। तो देखो क्या लास्ट वाले मेथड से भी यही आंसर आया था क्या, हाँ जी लास्ट वाले मेथड से भी यही आंसर आया था, है ना। तो इस क्वेश्चन को से क्या सीखे हम लोग, कि क्या सीख तो पहले ही चुके हो, क्या रिवाइज किए, सीख चुके हो तभी तो इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है ना। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो भी बच्चे स्ट्रेट लाइन और सर्कल को एक बार पढ़ चुके हैं थ्योरी, वही देखें इस वीडियो को, उन्हीं को फ़ायदा होगा। तो क्या रिवाइज हुआ,
कि किसी भी सर्कल के किसी कॉर्ड का इक्वेशन पूछे और अगर वो कोई कॉर्ड किसी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा हो तो सिंपल इक्वेशन क्या हो जाता है, t=s1। ये स्लोप वगैरह निकालने की ज़रूरत कुछ नहीं थी। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जो हमारा 72 शायद पहला नहीं सेकेंड क्वेश्चन था, जो परपेंडिकुलर टू एनी वन ऑफ देम था, जो दूसरे वाले एस लाइन पे परपेंडिकुलर था, उसका बोला हूँ कमेंट करके आंसर बताना। ठीक है, तो आज के लिए 75, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 76 से स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।